हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस का ये नया वाला वैकेंसी निकल चुका है। आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक का शेड्यूल 1 जनवरी 2026 का। तो सबसे बड़ा बच्चा को ये डाउट रहता है कि उसका क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में कितना परसेंटेज रहेगा तो उसको जीडीएस का फॉर्म भरना चाहिए और कहाँ भरना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बिहार का बच्चा जो है आपका यूपी में फॉर्म भर सकता है, यूपी का बच्चा वेस्ट बंगाल में, मतलब कहीं का बच्चा कहीं भी फॉर्म भर सकता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो इसमें आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये उठता है यहाँ पर कि आपका क्लास 10th में कितना परसेंटेज है तो फॉर्म भरिए। ये चीज़ हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम कुछ ज़रूरी डिटेल्स आपको दे दें कि आपको फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 14 फरवरी। आपको 14 फरवरी से पहले, कब, 14 फरवरी से पहले आपको जो है जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर लेना है। दूसरी बात, जो जो बच्चे कमेंट किए थे, मैंने जीडीएस का एक वीडियो डाला था, उसमें जो जो कमेंट आया था मैं वो आपको फटाफट यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद हम बताएंगे कि क्लास 10th में कितना परसेंटेज होना चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे। देखिए इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी जो है स्टार्टिंग 12,000 है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का 10,000 है। लेकिन इसमें डीए जुड़ता है, ठीक है, डीए है सैलरी में जो है 50% डीए जुड़ता है। अब ये 50% डीए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है 50% जुड़ता है, ठीक है, डी अर्नेस अलाउंस इसको बोलते हैं, हिंदी में महंगाई भत्ते बोलते हैं। ये 50% ऑफ बेसिक पे जुड़ता है और यही आपका बेसिक पे है, ठीक है। 12,000 आपका बेसिक पे है और जाता है रिटायरमेंट तक 29,380 तक। लेकिन 3 साल के बाद अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं एज एमटीएस तो फिर वो एमटीएस वाला सैलरी आपको मिलने लगता है, ठीक है। तो बेसिक पे का जो है 50% यहाँ पर तो जोड़ लेते हैं। इसमें 50% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 का आधा 6,000, ठीक है, जोड़ दिए इसमें तो हो गया 18,000 इसके स्टार्टिंग सैलरी हो गया। और इसका 10,000 है तो इसमें 5,000 जोड़ देंगे तो इसका स्टार्टिंग सैलरी कितना हो गया, 15,000 हो गया। क्या जोड़े आपको पता है ना, डीए जोड़े, ठीक है, इसी का 50%, सैलरी का ही 50%। उम्र सीमा जो है 18 से 40 साल दिया गया है। ओबीसी को 3 साल का छूट, एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल का छूट दिया गया है। और एक चीज़ और इस बार खास ख्याल रखा गया है, क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास। आपके क्लास 10th में मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन्होंने एक नया चीज़ जोड़ा है कि क्लास 10th तक आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ा हो, ठीक है, जो एनेक्सर 3 के हिसाब से, मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको थर्ड लैंग्वेज जो है आपका वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। गोवा में फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे कोनानकी या कोनाकी जो है, आप कोनकनी जो है आपके क्लास 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। सिक्किम भरे हैं तो सिक्किम का लोकल लैंग्वेज आपके 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। अब आता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए अगर क्लास 10th में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लास 10th में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना होगा। साइकिल चलाने आना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं तभी तो जी रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल वाला। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अलग अलग फॉर्मेट्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। आपको चैनल पर सब्सक्राइब करके बने रहना है, हर कुछ आपको मिलते रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके क्लास 10th में कितना परसेंटेज होना चाहिए तो आप कहाँ फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। चलिए तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम आपको ये चीज़ बता पाएँ डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है लोकल लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। अब जहाँ पर भी, ठीक है, जैसे ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु गया है। क्या दिया गया है, तेलुगु। असम में असामीज़ दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ब्लैक कलर के इंक से हम ये कर रहे हैं। तो ऐसा जहाँ पर भी है तो आपके अगर क्लास 10th में 65% से ऊपर मार्क्स है, कितना, 65% से ऊपर मार्क्स है तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब जहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कोई और लैंग्वेज है तो वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 65% से ऊपर मार्क्स है, 65% से ऊपर मार्क्स, तो कर दीजिएगा। अब जैसे बिहार है, बिहारी हिंदी, तो यहाँ पर जो है आपके क्लास 10th में मिनिमम 75% से ऊपर होना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले जो आपका कटअप जाता है वो 100% जाता है कहीं पर भी हिंदी वाले स्टेट में, फिर 99 जाता है, ठीक है, फिर 95 होता है धीरे धीरे, फिर 92 होता है, फिर 90 होता है, फिर 88 होता है। ऐसे कर करके ये लिस्ट निकलता है, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, इतना पर निकला, सेकंड निकला, थर्ड निकला, ऐसे कर करके। तो आप अगर बिहार तरफ हैं तो 75, मैं बोल रहा हूँ 75% है तो भर दीजिएगा। लेकिन होने का चांस उसी का रहता है जिसका 80% से ऊपर रहता है। कितना से, 80% से ऊपर रहता है। लेकिन तब भी 75 भी है तो भर दिएगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी तो होता है। एसटी का 75 पर भी होने का यहाँ पर चांस रहता है। लेकिन जहाँ का सब, यहाँ पर जैसे कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है, आपका जो है केरला में मलयालम बोला जाता है। तो इन सब जगहों पर आपका अगर 65% से ऊपर है क्लास 10th में तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और इसके बारे में कुछ डिटेल में पूछना है तो आप जीडीएस में आपका कितने परसेंट पर सिलेक्शन होगा। देखिए ग्रामीण डाक सेवक में जिसके क्लास 10th में कोई एग्जाम होता नहीं है, जिसके क्लास 10th में
80% से ऊपर है उसके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने परसेंट आपके क्लास 10th में हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि 80% से अगर ऊपर हो तब सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ मतलब हो गया आपका यहाँ पर केरल, कर्नाटक इस तरफ, और नॉर्थ ईस्ट हो गया मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके अगर क्लास 10th में 70% से भी ऊपर मार्क्स है, 70% भी मार्क्स है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ग्रामीण डाक सेवक में।